पॉलिटिकली और फाइनेंशियली इतनी ताकत तो है। नेहरू जी की सरकार में लगभग 106 लोगों ने कांग्रेस का राज था। मराठा थे, एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट में राम जन्मभूमि का बाबरी मस्जिद गिराने के बाद नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट शरद पवार के बिना अधूरी होती है कि कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी। 2006 के मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग सरकार के सीएम बने फडणवीस। अजित पवार, एकनाथ शिंदे, लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र की हिस्ट्री की सबसे डोमिनेंट पार्ट। नमस्कार, वेलकम टू महाराष्ट्र। ये स्टेट इंडियन इकोनॉमी का पावर हाउस है और बॉलीवुड का घर भी। यहाँ रातों रात सरकार बनती है और गिरती भी है। यहाँ दोस्त दुश्मन बनते हैं और दुश्मनों के साथ सरकार भी बनती है। महाराष्ट्र में पॉलिटिकली और फाइनेंशियली इतनी ताकत तो है कि ये स्टेट दिल्ली की कुर्सी हिला सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे महाराष्ट्र के फॉर्मेशन से लेकर अब तक की पूरी पॉलिटिकल जर्नी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तब महाराष्ट्र और गुजरात कोई अलग स्टेट्स नहीं थे, बल्कि एक बड़ा बॉम्बे स्टेट हुआ करता था। यहाँ मराठी और गुजराती बोलने वाली पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी। कहने को तो ये दोनों कम्युनिटी साथ में रहते थे, लेकिन मराठी लोगों की डिमांड सेपरेट स्टेट की थी, जिसकी कैपिटल बॉम्बे मतलब अभी की मुंबई थी। और इसी डिमांड के साथ शुरुआत हुई संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की। वही दूसरी तरफ गुजराती कम्युनिटी ने भी सेपरेट स्टेट की डिमांड रखी। नेहरू जी की सरकार नहीं चाहती थी कि इंडिया का फाइनेंशियल पावर हाउस यानी बॉम्बे को किसी एक लिंग्विस्टिक स्टेट का हिस्सा बनने दे। इसलिए सरकार ने बॉम्बे को एक अलग सिटी स्टेट या न्यूट्रल टेरिटरी बनाने का प्रपोजल रखा, लेकिन मराठी कम्युनिटी ने इस प्रपोजल को साफ इनकार कर दिया। 1956 में इसी प्रपोजल के खिलाफ फ्लोरा फाउंटेन के पास शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था। तब उस टाइम के चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई के ऑर्डर्स पे पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग की, जिसमें लगभग 106 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उनके इस बलिदान ने एक पॉलिटिकल मूवमेंट को बड़ी आग में बदल दिया और आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ा। 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट के दो हिस्से हुए। गुजरात अपने अलग रास्ते निकल गया और महाराष्ट्र का जन्म हुआ, जिसकी कैपिटल मुंबई बनी। बॉम्बे स्टेट के आखिरी और इस नए राज्य के आर्किटेक्ट होने के साथ महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर बने यशवंतराव चव्हाण। इसी के साथ चव्हाण ने महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के पहले गोल्डन एरा की फाउंडेशन रखी। पहले 15 साल तक महाराष्ट्र में कांग्रेस का राज था। कांग्रेस 1962, 1967 और 1972 के इलेक्शंस में मेजॉरिटी के साथ जीती और कोई दूसरी पार्टी उनके पास भी नहीं आ पाई। कांग्रेस की इस डोमिनेंस के पीछे 3 रीजंस थे। पहला, द मराठा फैक्टर। कुणबी मराठा कास्ट कम्युनिटी महाराष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन की लगभग 31% थी और वो मोस्टली रूरल एरिया से थी। ये कम्युनिटी कांग्रेस के सपोर्ट में बहुमत के साथ खड़ी थी, क्योंकि महाराष्ट्र के पहले 18 में से 10 चीफ मिनिस्टर्स मराठा थे। दूसरा, द कोऑपरेटिव नेटवर्क। कांग्रेस जड़ से कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन से जुड़ी थी, जैसे शुगर कोऑपरेटिव्स, डेयरी कोऑपरेटिव्स और क्रेडिट यूनियंस। ये सिर्फ इकोनॉमिक बॉडीज नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल मशीन्स थी। जो कोऑपरेटिव्स को कंट्रोल करता, वही पूरे रूरल वोटर्स को भी कंट्रोल करता। तीसरा, स्ट्रॉन्ग लीडर्स। वसंतराव नाईक, यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण और वसंतदादा पाटिल जैसे एक्सपीरियंस लीडर्स ने लोगों के मन में कांग्रेस की अहमियत बनाए रखी और वसंतराव नाईक महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम बने। जब कांग्रेस खेतों पर राज कर रही थी, तब मुंबई की गलियों में हवा अपना रुख बदल रही थी। बॉम्बे साउथ इंडियन माइग्रेंट से भर रहा था, जो मिल्स और फैक्ट्रीज में काम करते थे, और मराठी कम्युनिटी की यूथ को लगने लगा कि उनकी ही राजधानी में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। और इसी दौर में एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया, एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट जिसने अपनी कलम से शुरुआत की और अपनी आवाज़ से पूरी जनरेशन को जोड़ दिया, जिसके स्पीचेस ने भीड़ को आंदोलन में और आंदोलन को एक पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल दिया। और वो नाम था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे। 19 जून 1966 को बाला साहेब ने शिवसेना की शुरुआत की, जिसे आर्मी ऑफ शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है। ठाकरे ने अपने तूफानी और एग्रेसिव अंदाज में मराठी मानुस के लिए जॉब्स और इकोनॉमिक प्रायोरिटी की डिमांड रखी, जिससे बाला साहेब मराठी वर्किंग क्लास में तेजी से पॉपुलर हुए
और सिर्फ 2 सालों में शिवसेना के 1968 के बॉम्बे कॉरपोरेट इलेक्शंस लड़े और 40 सीट में से 42 सीट जीते। उस टाइम बॉम्बे में कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन का दबदबा था, जिससे कांग्रेस को परेशानी होती थी। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए उस टाइम के सीएम वसंतराव नाइक ने सेना को सपोर्ट किया, जिससे ट्रेड यूनियन की पावर टूट सके। महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स इसी तरह कॉम्प्लेक्स रही है। साल 1980 के अंत तक देश में राम जन्मभूमि का नैरेटिव रफ्तार पकड़ रहा था। शिवसेना, जो मराठी मानुस के स्वाभिमान के रूप में शुरू हुई थी, उसी शिवसेना पार्टी ने कट्टर हिंदुत्व के आइडियोलॉजीज को अपना लिया था और इसी के साथ 1989 में एक ऐतिहासिक गठबंधन हुआ। शिवसेना और बीजेपी ने हाथ मिला लिया। फॉर्मूला एकदम सिंपल था। महाराष्ट्र में शिवसेना सीनियर पार्टनर के रूप में रहेगी और बाल ठाकरे इसे लीड करेंगे, जबकि बीजेपी एक जूनियर पार्टनर के रूप में नेशनल गोल्स पर फोकस करेगी। 1990 दशक के शुरुआती कुछ सालों में मुंबई खतरे की नोक पर थी। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के बाद मुंबई में खतरनाक दंगे हुए, जिसके तुरंत बाद 1993 में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शरद पवार को दिल्ली से सीएम बनाकर वापस भेजा गया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर फेलियर्स और करप्शन एलिगेशंस की वजह से पब्लिक का कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था, जिसका रिजल्ट 1995 के असेंबली इलेक्शंस में दिखाई दिया। महाराष्ट्र फॉर्मेशन के बाद पहली बार एक प्योर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आई। सेना और बीजेपी की जोड़ी इलेक्शन जीत गई और उस सरकार के मनोहर जोशी शिवसेना के पहले और महाराष्ट्र के 12वें सीएम बने। लेकिन बाल ठाकरे ने खुले में यह डिक्लेयर किया कि वो मातोश्री से सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। उन्होंने ऑफिशियली शहर का नाम बॉम्बे से बदलकर मुंबई किया, लेकिन गठबंधन की सरकार बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है। इस सरकार में आपसी मत बढ़ने लगे और 1999 में मनोहर जोशी को नारायण राणे से रिप्लेस किया गया। साथ ही उसी साल गठबंधन ने पावर खो दी, लेकिन बाल ठाकरे परिवार और सेना में सबसे बड़ा धमाका होना भी बाकी था। 2005 में बाला साहेब के भतीजे और एक फायर ब्रांड लीडर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ मतभेदों के चलते शिवसेना छोड़ दी और मार्च 2006 में जन्म हुआ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस का, जिसने मराठी मानुस के मुद्दों को एक नए और एग्रेसिव अंदाज में उठाया। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की बात शरद पवार के बिना अधूरी होती है। साल 1975 तक महाराष्ट्र में कांग्रेस की पकड़ ढीली होने लगी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जिससे पूरे देश में एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट्स बनने लगे और 1977 के जनरल इलेक्शंस के बाद कांग्रेस बिखर गई और यहीं पर महाराष्ट्र के ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर देखा, जिसे 38 साल के शरद पवार ने एग्जीक्यूट किया था। पवार यशवंतराव चव्हाण को अपना मेंटर मानते थे, लेकिन 1978 में बदलती हुई पॉलिटिकल हवा देखकर पवार ने वसंतदादा पाटिल के कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी। एमएलएस के साथ निकलकर अपोजिशन जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया और बने महाराष्ट्र के सबसे युवा चीफ मिनिस्टर। इस दाव से पवार को पॉलिटिकल मास्टरमैन का टैग तो मिला, लेकिन मास्टर स्ट्रोक आइडियोलॉजीज को पीछे छोड़ सकती है, यह भी साबित किया। और यह सरकार सिर्फ 2 साल चली, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पावर में आने के बाद तुरंत इस सरकार को डिसमिस कर दिया। पवार ने उसके बाद फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली और सीएम बने। 1978 से 1993 के बीच पवार ने 3 बार सीएम की शपथ ली। शरद पवार यूनियन डिफेंस मिनिस्टर और एग्रीकल्चरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 1999 में जब शरद पवार ने पब्लिकली ये सवाल पूछा कि सोनिया गांधी, जिन्होंने इटली में जन्म लिया है, क्या उन्हें देश चलाना चाहिए, तब पवार को कांग्रेस से निकाल दिया गया। कांग्रेस से निकलने के बाद पवार ने नई पार्टी की शुरुआत की, जो थी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। 1999 के बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए पवार ने अपनी राइवल पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण जैसे दिग्गज सीएम्स के नेतृत्व में कांग्रेस और एनसीपी ने महाराष्ट्र में 15 साल यानी 1999 से 2014 तक राज किया। इस दौर में महाराष्ट्र ने खुद को इंडिया का प्रीमियर इंडस्ट्रियल और आईटी हब के रूप में स्थापित किया था, लेकिन इस पीरियड में महाराष्ट्र को कुछ गहरे जख्म भी मिले। 2006 के मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स,
26/11 टेरर अटैक से महाराष्ट्र में दहशत का माहौल छा गया था। फिर विदर्भ फार्मर सुसाइड्स, जो एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस भी बना। लवासा कंट्रोवर्सी और आदर्श स्कैम जैसे करप्शन केसेस बाहर आने से पब्लिक का गुस्सा बढ़ने लगा और 2011 के अन्ना हजारे मूवमेंट ने कांग्रेस को इनडायरेक्टली कमजोर कर दिया। 2014 ने दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र को भी बदल दिया था। मोदी लहर महाराष्ट्र में भी बह गई थी। बीजेपी और शिवसेना ने 2014 के इलेक्शंस अलग होकर लड़े। बीजेपी और सेना का 25 साल का गठबंधन कुछ सीट्स के कारण टूट गया। उसके बावजूद बीजेपी 122 सीट्स के साथ इलेक्शन जीती और अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर आई। उसी के साथ शिवसेना ने 63 सीट्स जीते। जूनियर पार्टनर अब ऑफिशियली सीनियर पार्टनर बन चुका था। फिर बीजेपी और शिवसेना वापस आता है और सरकार बना ली और इस सरकार के सीएम बने एक ब्राह्मण पॉलिटिशियन देवेंद्र फडणवीस। 1970 में वसंतराव नाईक के बाद फडणवीस पहले सीएम बने जिन्होंने अपनी पूरी 5 साल की टर्म कंप्लीट की। फडणवीस ने इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया और अपनी एक कट्टर हिंदुत्व की आइडेंटिटी बनाई। लेकिन किसानों को सुसाइड से बीजेपी की सरकार बैकफुट पे आई थी। 2019 के असेंबली इलेक्शंस बीजेपी और शिवसेना ने साथ में लड़े और कंबाइंड मेजोरिटी के साथ जीते भी। देखा जाए तो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन आसानी से सरकार बना सकती थी, लेकिन हालात बिगड़ते गए। 2019 की इलेक्शंस में बीजेपी ने 105 सीट्स और शिवसेना ने 56 सीट्स जीते। बीजेपी कम सीट्स के कारण अकेले सरकार नहीं बना सकती थी और इस सिचुएशन को देखकर उद्धव ठाकरे ने 50-50 चीफ मिनिस्टरशिप की डिमांड रखी, जिसे बीजेपी ने साफ इनकार किया और शिवसेना ने बीजेपी का हाथ छोड़ दिया। फिर आया महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम की और एनसीपी के अजित पवार ने डीसीएम पोस्ट की सुबह 6 बजे शपथ ली। हालांकि यह सरकार 80 घंटों में गिर गई। बाद में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। ये वही पार्टीज है जिनके आइडियोलॉजीज को शिवसेना ने सालों तक विरोध किया। एक हिंदुत्व पार्टी सेक्युलर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार में होना किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। लेकिन यह महाराष्ट्र है जहां आइडियोलॉजीज पावर के आगे झुक जाती है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने महाविकास आघाड़ी एमवीए की सरकार बनाई, जिसके सीएम उद्धव ठाकरे बने। ये एमवीए सरकार कोविड जैसे पैंडेमिक से गुजरी और उद्धव ठाकरे के लीडरशिप स्किल्स को तारीफ और क्रिटिसिज्म दोनों मिले। एकनाथ शिंदे शिवसेना के ठाणे कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीनियर लीडर है। उन्होंने चुपके से उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी। उन्हें लगा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन ने बाल ठाकरे के लड़के के साथ विश्वासघात किया है और वो बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते थे। 21 जून 2022 को शिंदे एमएलएस का एक ग्रुप लेके सूरत जाते हैं और वहां से गुवाहाटी, जिससे वो सभी महाराष्ट्र अथॉरिटीज के आउट ऑफ रीच होते हैं। शिंदे 40 शिवसेना एमएलएस का सपोर्ट लेते, जो पार्टी के 2/3 है। मेजोरिटी ना होने के कारण उद्धव ठाकरे सीएम पोस्ट से 29 जून 2022 को रिजाइन कर देते और बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे 30 जून 2022 को सीएम पद की शपथ लेते और फडणवीस बनते उस सरकार के डेप्यूटी सीएम। और इसी बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को महायुति कहा गया। अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे पार्टी के सिंबल और शिवसेना के नाम के लिए झगड़ते और ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फरवरी 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शिवसेना का असली नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे को देते और उद्धव ठाकरे को शिवसेना यूबीटी का नाम और मशाल सिंबल मिलता है। फिर 2023 में अजित पवार मेजोरिटी एमएलएस को लेकर शिंदे फडणवीस के साथ जुड़ जाते और उस सरकार में डेप्यूटी सीएम की शपथ लेते। अब एनसीपी भी बिखर गई थी। शरद पवार की एनसीपी एसपी अपोजिशन में होती है और अजित पवार की एनसीपी सरकार में। महाराष्ट्र के इतिहास में पॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं रही। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में महाविकास आघाड़ी
एमवीए जो अपोजिशन में थी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी थी। उन्होंने धमाकेदार कमबैक करके 48 में से 31 सीट जीते और सबको लगा कि महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स की हवा बदल रही है। लेकिन नवंबर 2024 के असेंबली इलेक्शंस में महायुति ने 288 में से 230 सीट जीतकर एमवीए को बुरी तरह से हराया। बीजेपी ने अकेले 132 सीट जीते, शिंदे की शिवसेना को 57 सीट्स और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीट्स मिले। इस जीत के पीछे लाड़की बहन योजना एक गेम चेंजिंग फैक्टर रही। इस स्कीम के कारण वोटिंग 66% रही, जो 1950 में से हाईएस्ट रही। 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बने और अपना पॉलिटिकल कमबैक किया। महाराष्ट्र में ऑफिशियल अपोजिशन बनने के लिए महाविकास आघाड़ी के पास लिमिटेड सीट्स भी नहीं थे और ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में 6 दशकों में पहली बार हुआ है। अब तक हमें महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के बारे में यही समझ आया कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स उस राज्य की पॉलिटिक्स है जो आपको हमेशा बेचैन रखेगी। कांग्रेस ने दशकों तक राज किया, लेकिन बाद में अपने ही चैलेंजेस में फंस गई। शिवसेना जो मराठी स्वाभिमान के लिए खड़ी हुई थी, वो अब अलग अलग आइडियोलॉजीज के कारण बिखर गई। शरद पवार ने कांग्रेस को तोड़ा, साथ में सरकार बनाई और अपना एक बड़ा साम्राज्य बना और उसी साम्राज्य को अपने आंखों के सामने बिखरते हुए देखा। और बीजेपी जो एक टाइम पे जूनियर पार्टनर हुआ करती थी, आज वही पार्टी महाराष्ट्र की हिस्ट्री की सबसे डोमिनेंट पार्टी बन चुकी है। महाराष्ट्र सियासत की कुर्सी उन्हीं हाथों में होगी जो कास्ट, आइडेंटिटी, पावर और धोखे की इंपॉर्टेंस को समझेगा। आप भारत के किसी भी कोने में क्यों ना हो, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स आपको कभी बोर नहीं करेगी। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का कौन सा एरा सबसे ज्यादा डिफाइनिंग था और आपके हिसाब से इस पावर हाउस स्टेट को आगे कौन चलाएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।